ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक वृद्ध महिला जंगल में खड़ी है। बैलगाड़ी आ रही है। बैलगाड़ी वाले को हाथ दिया, बैलगाड़ी वाले ने उसमें बैठा लिया। क्या कह के बैठी कि जी अभी थोड़ी दूर तक जाना है, थोड़ी दूर तक भाई छोड़ दे। थोड़ी दूर तक करते करते वो लगभग 20 किलोमीटर उसकी बैलगाड़ी में बैठ के आ गई। आखिरकार बैलगाड़ी वाला झल्लाया। उसने कहा आपको जाना कहाँ है, पहले मुझे यहाँ तक का भाड़ा दे दो। थोड़ी दूर करके भाई 20 किलोमीटर तो मैं ले आया, अब मुझे गाड़ी का मेरा किराया दे दो, तभी मैं आगे चलूंगा। कितना किराया देना? कि 2 रुपए। महिला बहुत ही चालाक, बहुत ही ज्यादा चालू, बहुत बड़ी ड्रामेबाज। उन्होंने बैलगाड़ी वाले को के साथ ड्रामे करने चालू कर दिए। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, वो अड़ा रहा। उन्होंने कहा मुझे मेरा किराया दो, तभी मैं आगे चलूंगा। इतने में केशव अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, कुलकर्णी जी का बेटा। वो वापस आ रहा था बैलगाड़ी में बैठकर। उसने झगड़ते देखा, रुका। उसने कहा क्या बात है? तो बड़ी बेचारी बनकर कैसे ऐसे मेरे को परेशान कर रहा है और मुझे आगे जाना है, नहीं ले जा रहा। उसने कहा मेरा पहले किराया दो, तब आगे लेकर जाऊंगा। ये सब कहने लगा मैं भी इसी रास्ते पर जा रहा हूं, चलो आपको मैं छोड़ दूंगा। वो तुरंत तैयार हो गई, केशव की गाड़ी में बैठ गई। बैलगाड़ी वाला कहने लगा भाई मेरा किराया तो देकर जाओ। तो केशव ने अपनी जेब से ही 2 रुपए निकाले और उसे गाड़ी वाले को दे दिए। अब महिला जो थी, बैलगाड़ी चल दी शिरडी की ओर। केशव ने पूछा आखिर आपको जाना कहाँ है? ने कहा मुझे शिरडी जाना है। केशव ने कहा मैं भी शिरडी ही जा रहा हूं, आपको शिरडी छोड़ दूंगा। बैलगाड़ी चल रही है। अब केशव अपने मामा के यहाँ से आ रहा था, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब लेकर आ रहा था। वृद्ध महिला केशव से कहती है बेटा तुम्हारे पास कुछ खाने को भी होगा क्या? केशव ने फल की टोकरी खोली, फिर ठीक उसको कुछ फल निकाल के दिए। फल लेने से मना कर दिया कि उसने असल में केशव के पास ड्राई फ्रूट के डिब्बे देख लिए थे। ड्राई फ्रूट के डिब्बे देख लिए थे कि मुझे वैद्य ने जो है मेवा खाने के लिए कहा है। केशव ने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाले, उसके हाथ में दे दिए। ड्राई फ्रूट में क्या था? पिस्ता। अब वो छील छील के पिस्ता खाने लगी, जबकि वो मूंगफली लेकर आ रही थी, साथ में अपने बांध के मूंगफली खाती आ रही थी बैलगाड़ी में दूसरी में बैठ के। लेकिन केशव के ड्राई फ्रूट देख के उसके वैद्य ने उसे ड्राई फ्रूट खाने के लिए कहा था। खैर जैसे तैसे शिरडी पहुंच गए। अब शिरडी पहुंचकर वो महिला ये सोचने लगी अगर मैंने इसको अपना परिचय दिया कि मुझे कहाँ जाना है, ये एक अच्छे घर का लड़का दिखाई दे रहा है, तो शायद ये बुरा मानेगा, इसलिए उसने अपना परिचय छुपा लिया। असल में वो वृद्ध महिला जीपरी की बुआ थी। जीपरी छोटी जाति की लड़की थी, इसलिए उसने अपना केशव ने पूछा भी कि आपको कहाँ जाना है शिरडी में, तो शिरडी पहुंचकर उसके तुरंत महिला के तेवर बदल गए। अब तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगी, चलो अपना रास्ता नापो। शुक्रिया तक केशव का अदा नहीं किया, यहां तक कि चल जाते जाते उसका एक ड्राई फ्रूट का डिब्बा भी चुरा कर ले गई। अब पहुंचती है वो जीपरी के यहाँ। जीपरी असल में जीपरी और उसकी माँ, जीपरी उपले बेचने के लिए गई हुई थी शिरडी में, और उसकी माँ बड़ी चिंतित थी, तो बाबा से मिलने गई भी थी। बाबा से मिलने गई भी थी, उधर जीपरी उपले बेच रही थी और
थक हार कर उसके उपले कहीं नहीं बिके तो वो पेड़ की छाव में बैठ गई अपनी टोकरी रखकर। बायजामा के घर के आसपास बायजामा ने दूर से देखा, अरे ये तो जीपरी बैठी है। बायजामा ने उसे आवाज दी। उसकी शक्ल देखी, बायजामा ने समझ लिया कि आज इसके उपले नहीं बिके, इसलिए यह उदास बैठी है। बायजामा तो सभी को पता बहुत दयालु महिला थी, इसलिए उन्होंने कहा, अरे मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, चल तो मुझे 10-15 उपले दे दे, मैं पैसे लेकर आती हूँ और अंदर आ जा, बैठ। जीपरी अंदर जाके बैठ गई, उपले उनके निकाल के रख दिए। बायजामा अंदर गई। इतने में तात्या पाटिल जी दोनों जने खाट पर बैठे हुए, उनकी माँ खाट पर बैठे हुए खाना वगैरह खा रहे थे। तात्या का एक पैर नीचे लटका हुआ था। अचानक कहीं से काले रंग का सांप लहराता हुआ आया और तात्या के पैर के पास फन फैलाकर बैठ गया। उधर जीपरी की निगाह पड़ी सांप के ऊपर। उसने तुरंत तात्या को सचेत किया आवाज देकर और जाकर उसे दौड़कर जाकर उसे धक्का दे दिया। तात्या जब उसने धक्का दिया तब सबकी निगाहें उस सांप पर पड़ी। तात्या को तो धक्का दे दिया और जीपरी पीछे को हट गई। अब जीपरी पीछे को हट रही है और सांप उसके आगे आगे जीपरी की ओर बढ़ रहा है। उधर बाबा को अचानक बात कर रहे थे जीपरी की माँ से। वो अपने दुख दर्द बता रही थी बाबा को, कैसे ऐसे मुझे शादी की चिंता सता रही है, इसकी जीपरी की शादी करनी है, मेरे पास तो साईं कुछ भी नहीं है। तो बाबा उसे संतावना दे रहे थे कि श्रद्धा सबरी बनाकर रखो, सब कुछ समय पर हो जाएगा। उधर बाबा को अचानक सांप का दिमाग में आई, क्योंकि बाबा तो बहुत सभी का ख्याल रखते थे कि ऐसे ऐसे जीपरी के ऊपर सांप हमला करने वाला है। पाटिल जी के परिवार वाले सारे हक्के बक्के, लेकिन करें तो करें क्या। सांप ऐसी चीज तो है नहीं जो कि आदमी उसे पूछ पकड़ के उठा ले। डर के मारे सब एक साइड खड़े। उधर सांप जीपरी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा, जीपरी पीछे को खसकती जा रही। बाबा दौड़ते हुए बिना कुछ बताए कि मैं अभी आता हूं कहकर, और वो तुरंत दौड़ लिए पाटिल जी के घर की तरफ। पाटिल जी के घर की ओर बढ़े, पीछे पीछे जीपरी की माँ भी उनके पीछे पीछे हो ली। और देख के वहां जाके नजारा जो देखा उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि सांप फन फैलाए जीपरी के ऊपर हमला करने की तैयारी में था। इतने में बाबा पहुंचे। बाबा ने तुरंत सांप को आदेश दिया, नहीं, रुको रुको रुको। सांप ने बाबा का आदेश सुना कि इस घर के किसी भी सदस्य को तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बाबा ने 2-3 बार आदेश दिया। सांप फन दबाकर वापस जिस तरह से आया था उधर ही वापस चला गया। अब हर कोई पाटिल जी की माँ, बायजामा, तात्या, हर कोई जीपरी का शुक्रगुजार। बायजामा कहने लगी, जीपरी मेरे बेटी नहीं थी, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाकर वो कमी पूरी कर दी। आज से तू हमारे घर की सदस्य है, हमारी बेटी की ही तरह तो रहेगी। तेरी सुख दुख हर तरह की जिम्मेवारी हम लेते हैं। उधर जीपरी की माँ से बाबा ने कहा, देखा तुम कह रही थी कि मेरी जीपरी अकेली है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेली हूँ, कैसे करूँगी। यहाँ तक कि बायजामा और पाटिल जी ने यहाँ तक आश्वासन दे दिया कि जीपरी का शादी तक हम लोग करेंगे, इसका कन्यादान भी हम ही करेंगे, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, आज से तुम चिंता मुक्त हो जाओ। इस तरह से आश्वासन दे दिया। बायजामा ने, पाटिल जी ने जीपरी को अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। उधर जीपरी की जो बुआ थी वो कुछ प्लानिंग करके आई थी। एक सेठ को अपने गांव में लड़की खरीद कर देनी थी। अब वो तरह तरह के हथकंडे खेल रही है जीपरी को पटाने के लिए।
यहाँ तक कि नौबत आ गई कि उसने झूठी चिट्ठी लिखवाई किसी मजदूर आदमी से, झूठी चिट्ठी लिखवाई कि जी ऐसे ऐसे बहुत अमीर व्यक्ति है, उसको लड़की चाहिए और ससुराल वालों का भी ख्याल रखेगा, गरीब घर की लड़की चाहिए। इस तरह से उनने झूठी चिट्ठी लिखवाई और उसने अपना प्रपंच रचना चालू कर दिया। महिला तो चालाक थी ही, केशव उसके रंग ढंग गाड़ी में आते समय देख ही चुका था, अपने दोस्तों को भी बताया। दोस्त बड़े ठट्टा मार के हंसे, जीपरी भी हंसी, लेकिन अभी जीपरी के आगे ये नहीं खुला था कि वो महिला तेरी बुआ ही है जिसने केशव को ठगा था। खैर कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि जीपरी की बुआ ने गांव में बवाल खड़ा किया, बायजामा बीच में आई। बायजामा ने समझाया, बाबा ने समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने हथकंडे खेलती रही, यहाँ तक कि उसने जीपरी के शादी की बात कि भाई ऐसे ऐसे रिश्ता है और इससे अच्छा रिश्ता जीपरी के लिए नहीं मिलेगा, कसम देख के सब बहुत सारे पड़पंच रच के जीपरी की माँ को तैयार कर लिया। ये बात बायजामा के कानों में पड़ी। बायजामा आई, उन्होंने सीधे हड़कान करके जीपरी की बुआ का कि भाई लड़के को हम जब तक नहीं देख लेंगे तब तक शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे हम। पहले कि लड़का यहाँ कैसे आएगा, कहाँ बैठाओगे। बायजामा पाटिल जी कहने लगे हम उसके गांव चले जाएंगे, तुम हमें पता बताओ। अब वहाँ तो जीपरी की बुआ की दबी भी थी, वो तो उसको बेच रही थी इसी अमीर व्यक्ति को। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं लड़का बुलाए ले रही हूँ। जिस व्यक्ति के लिए जीपरी का रिश्ता था, असल में वो बुजुर्ग आदमी था, उसके 20-25 साल का बेटा था। अब उसने खबर भेज के उसके बेटे को बुला लिया कि अपने के लड़का देखना चाह रहे हैं गांव वाले और लड़के देखने की व्यवस्था करो। तो जिस व्यक्ति ने शादी करनी थी उसने अपने बेटे को जीपरी के लिए दिखाने के लिए कि ये लड़का है, अपने बेटे को भेज दिया। अब बेटे को भेज दिया तो बेटे को तो हर किसी ने पसंद करना ही था, साथ में जेवर, फल, मिठाई, कपड़े लत्ते सब शगुन के रूप में भेज दिए। अब जीपरी का रिश्ता लड़का देख के बायजामा ने भी हाँ कर दी, पाटिल जी ने भी हाँ कर दी, जीपरी की माँ ने भी हाँ कर दी कि जी हमें रिश्ता मंजूर है। 3 दिन बाद का शादी का मुहूर्त निकला कि जी शादी 3 दिन बाद होगी। तो दोस्तों जीपरी फंसने वाली है एक घने जंजाल में। जीपरी की होनी है शादी 3 दिन बाद। तो जीपरी की शादी में क्या हुआ, कैसे हुआ, अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं, अगले अंक में फिर मिलेंगे जीपरी की शादी की कहानी को लेकर कि जीपरी की शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई। साथियों आज्ञा चाहते हैं, फिलहाल कथा को विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।